पश्चिम बंगाल की राजनीति में हालिया घटनाक्रम ने एक बार फिर यह स्पष्ट कर दिया है कि राज्य की राजनीति केवल चुनावी नतीजों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि उसके पीछे गहरे राजनीतिक संघर्ष, आरोप प्रत्यारोप और लोकतांत्रिक संस्थाओं की भूमिका को लेकर गंभीर बहस भी जुड़ी होती है। ममता बनर्जी द्वारा चुनाव परिणामों के बाद दिया गया बयान इसी व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखा जाना चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगी और उनकी पार्टी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी चुनाव हारी नहीं है, बल्कि उन्हें हराया गया है। ये गंभीर आरोप उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगाया। ये कथन केवल एक राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि इसमें चुनावी प्रक्रिया की निष्पक्षता पर भी ममता बनर्जी ने गंभीर सवाल उठाए हैं। ममता बनर्जी का ये रुख उनकी राजनीतिक शैली और संघर्षशील छवि के अनुरूप है। उन्होंने अपने पूरे राजनीतिक जीवन में खुद को एक जमीनी नेता के रूप में स्थापित किया। सीधे जनता से संवाद करती हैं और सत्ता के खिलाफ खुलकर बोलने से हिचकिचाती नहीं हैं। इस बार भी उन्होंने चुनाव आयोग, केंद्रीय बलों और विपक्षी दल जो पहले तक भारतीय जनता पार्टी थी, उस पर सीधा निशाना साधा। हालांकि जिस तरह से ममता बनर्जी ने यह बयान दिया कि वो हारी नहीं है, उन्हें हराया गया है, वो कहीं ना कहीं बंगाल की जनता ने जो मैंडेट दिया है, जो मतदान किया है, उस पर भी एक सवाल खड़ा करता है। ममता बनर्जी के मुताबिक चुनाव परिणाम निष्पक्ष नहीं थे, इनमें संस्थागत स्तर पर हस्तक्षेप हुआ है। उन्होंने विशेष रूप से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की भूमिका पर सवाल उठाते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त को मुख्य विलेन तक कह दिया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि 100 सीटें चुराई हैं बीजेपी ने। यह आरोप अपने आप में गंभीर है, क्योंकि चुनाव आयोग को देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने वाली सर्वोच्च संस्था माना जाता है, ऑटोनॉमस बॉडी है। ममता बनर्जी का यह कहना है कि चुनाव आयोग ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया। उन्होंने इसे प्रजातंत्र की हत्या बताया, जो उनके आक्रोश और असंतोष की तीव्रता को दर्शाता है। और उन्होंने कहा कि राजभवन जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, इस्तीफा तो मैं नहीं दूंगी। इसके अलावा उन्होंने सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पर भी आरोप लगा डाले कि काउंटिंग सेंटर के अंदर उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट तक हुई, उनके पेट पे लात मारी गई। इस तरह के आरोप उन्होंने सीआरपीएफ के ऊपर लगाए। उनका यह दावा कि उन्हें पेट में और पीठ में लात मारी गई बेहद गंभीर, और यदि यह सच होता है तो ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के दौरान सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। लेकिन इसकी पुष्टि होना बाकी है। क्या वाकई किसी राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री रही ममता बनर्जी की पीठ में और उनके पेट में लात मारने की हिम्मत को सीआरपीएफ का जवान कर सकता है भला? हालांकि इस तरह के आरोपों की सत्यता की जांच बहुत जरूरी है, क्योंकि चुनाव जैसे संवेदनशील समय में आरोप और प्रत्यारोप दोनों ही राजनीतिक रणनीति का हिस्सा बन जाते हैं। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उन्हें राजभवन जाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने शपथ लेने का निर्णय ही नहीं लिया है। उनका यह बयान यह संकेत देता है कि वह मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति को वैध नहीं मान रही हैं। लेकिन अब वो माने चाहे नहीं माने, पश्चिम बंगाल की जनता ने तो अपना मैंडेट दे दिया है। उन्होंने खुद को सड़कों की नेता बताते हुए कहा कि वो जनता के बीच ही रहेंगी और वहीं से अपनी लड़ाई जारी रखेंगी। ये उनकी उस छवि को और मजबूत करता है जिसमें वो खुद को एक जन नेता के रूप में प्रस्तुत करती आई हैं, और इतने सालों तक पश्चिम बंगाल की जनता ने उनके ऊपर भरोसा जताया है। चाहे आरोप कुछ भी रहे हों, लेकिन वो कई सालों तक पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं। उन्होंने चुनाव प्रक्रिया के दौरान कथित अनियमितताओं का भी जिक्र किया। उनके अनुसार चुनाव से ठीक पहले उनके पार्टी कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया, छापेमारी की गई, प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए गए। ये तमाम ममता बनर्जी के आरोप हैं। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि लगभग 90 लाख मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए। यदि ये दावा सही है तो ये चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता, निष्पक्षता पर वो गंभीर सवाल उठा रही हैं। हालांकि इस तरह के बड़े दावों के लिए ठोस सबूत और जांच की जरूरत होती है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। ममता बनर्जी का यह भी कहना था कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री इस पूरी प्रक्रिया में सीधे तौर पर शामिल थे। उन्होंने देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री तक को नहीं बख्शा। यह आरोप राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील है, क्योंकि यह केंद्र सरकार की निष्पक्षता पर सवाल खड़े करता है। हालांकि इस तरह के आरोप भारतीय राजनीति में असामान्य नहीं है, खासकर तब जब चुनाव परिणाम अपेक्षा के विपरीत आते हैं। उनकी आजाद चिड़िया वाली टिप्पणी भी काफी चर्चित रही। उन्होंने कहा कि अब उनके पास कोई पद नहीं है, इसलिए अब वो एक सामान्य नागरिक की तरह काम करेंगी और अपनी इच्छा अनुसार राजनीतिक गतिविधियों को आगे बढ़ाएंगी। ये बयान एक तरह से उनकी नई राजनीतिक रणनीति का संकेत है, जिसमें वो औपचारिक सत्ता से बाहर रहते हुए भी सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करेंगी, जो ये दर्शाता है कि उनकी राजनीति अब केवल राज्य तक सीमित नहीं रहेगी बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रभाव डालने की कोशिश होगी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने 15 वर्षों में ना तो कोई वेतन लिया और ना ही पेंशन। ये बयान उनके त्याग और समर्पण की छवि को जनता के बीच में मजबूत करने की एक कोशिश थी, जो भारतीय राजनीति में अक्सर जनता के बीच सहानुभूति और समर्थन हासिल करने के लिए किया ही जाता है। हालांकि ऐसे दावों को भी वास्तुनिष्ठ रूप से देखा जाना चाहिए। ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि उनकी पार्टी बाउंस बैक करेगी। ये एक राजनीतिक संदेश है जो उनके समर्थकों को प्रेरित करने के लिए शायद उन्होंने दिया होगा। हार के बाद भी इस तरह का आत्मविश्वास दिखाना एक अनुभवी नेता की ही पहचान होती है, हार नहीं मानना। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी लड़ाई केवल बीजेपी से नहीं थी बल्कि चुनाव आयोग से भी थी, जो ये दर्शाता है कि वो इस चुनाव को केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि संस्थागत संघर्ष के रूप में देख रही हैं। उनका ये कहना है कि अगर वो खुद जीतते तो मैं कुछ नहीं बोलती, लेकिन जबरदस्ती उन्हें हराया गया एक भावनात्मक अपील की तरह उन्होंने पेश किया, जो उनके समर्थकों को यह विश्वास दिलाने की वो कोशिश करती दिखी कि परिणाम प्राकृतिक नहीं थे। ये रणनीति राजनीतिक रूप से प्रभावी हो सकती है, लेकिन इसके साथ ही ये लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता के विश्वास को भी प्रभावित कर सकती है। ममता बनर्जी का ये पूरा बयान भारतीय लोकतंत्र की जटिलताओं को उजागर कर रहा है। एक और ये एक नेता का आक्रोश और असंतोष है जो चुनाव परिणामों में असहमत हैं या चुनाव परिणामों से असहमत हैं। वहीं दूसरी ओर ये उन संस्थाओं पर सवाल उठाता है जिन पर लोकतंत्र की नींव टिकी हुई है। इस स्थिति में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इन आरोपों की निष्पक्ष जांच हो और सच्चाई सामने आए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता का विश्वास बना रहे। ममता बनर्जी का राजनीतिक भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वो अपने आरोपों को किस तरह प्रमाणित कर पाती हैं और जनता के बीच अपनी विश्वसनीयता को किस हद तक बनाए रखती हैं। लेकिन फिलहाल तो पश्चिम बंगाल की जनता ने उन पर भरोसा नहीं किया है और 206 सीटों के साथ बीजेपी को मैंडेट दिया है। यह भी देखना होगा कि उनकी सड़क से संघर्ष की रणनीति कितनी प्रभावी साबित होती है। भारतीय राजनीति में इस तरह के संघर्ष नए नहीं हैं, लेकिन हर बार वो लोकतंत्र की परीक्षा जरूर लेते हैं। लेकिन ममता बनर्जी की बौखलाहट साफ नजर आ रही है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्होंने कहा कि राजभवन जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता और इस्तीफा वो नहीं देंगी। वो सड़क की नेता हैं और सड़क से रहकर ही राजनीति करेंगी।